जय हिंद। आप सभी पत्रकार भाई और बहनों को सबसे पहले तो मैं संग्राम फाउंडेशन की तरफ से, जय हिंद अभियान की तरफ से आप लोग का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारे बातों को प्रचार प्रसार करने में हमारी मदद करेंगे। क्योंकि इस लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है वो पत्रकार है, पत्रकारिता है। और लोगों की बातों को निष्पक्ष पूरे देश भर में पहुँचाना, जो भी बातें हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं आप लोग का एक बार अपने अंतःकरण मन से, अंतर्मन से आप लोग का अभिनंदन करता हूँ मैं। आज जो हमने ये जो पत्रकार परिषद हमने बुलाया हुआ है, ये बुलाने का मकसद ये है कि 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि है। उस दिन हम और हमारी पूरी टीम प्रयागराज हम जा रहे हैं और प्रयागराज में जहाँ पे उनकी अंत्येष्टि हुई थी, जहाँ पे उनका दाह संस्कार हुआ था, वहाँ पे उन्हें हम श्रद्धांजलि देंगे। हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक मुकेश खन्ना जी हैं। प्रेरणा स्रोत आपको पता ही है कि माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं इस समय महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग जा रहे हैं, जो जय हिंद अभियान आप लोग देखते रहेंगे महाराष्ट्र थाना में, बहुत बार आप बैनर देखते रहेंगे, बहुत बार आप सोशल मीडिया पे देखते रहेंगे। ये अभियान हमने पिछले 8 साल से हमने शुरुआत की थी और इस अभियान में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चाफेकर बंधु सावरकर जी, इन सब लोगों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने बहुत बार आरटीआई के थ्रू हमने उनसे पता किया कि इन्हें अभी तक इतिहास के पन्नों में तो हम बोलते हैं कि ये शहीद हैं, लेकिन इनको आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा मिला है कि नहीं मिला है, अभी तक इन्हें वो शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है। और आप देखेंगे कि कुछ समय जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय काफ़ी संख्या में लोग थे, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया तो अगर आज की युवा जनरेशन को अगर आप पूछोगे कि इनके बारे में आपको पता है, तो लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो उनको पाठ्यक्रमों में लाना, उनके नामों से रोड हो, उनके नामों से एयरपोर्ट हो, तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो कि जय हिंद अभियान के तहत है। हमारा मेन मकसद अभी जो पत्रकारिता का या आपका वार्तालाप करने का मकसद ये है कि हम 27 फ़ेब को प्रयागराज जा रहे हैं और 26 को कुंभ स्नान जो है, मेरे ख़्याल से अंतिम स्नान है। उस दिन हम वो स्नान करेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से हम स्नान करेंगे और उस समय का जो भी पुण्य है, हम उनको अर्पित करेंगे। तो ये हमारी तरफ से हम ये कर रहे हैं। और बाकी जो भी है इसके बारे में आपको डिटेल्स में दीपक भाई जो हैं हमारे सह-संचालक हैं, इसके बारे में बताएँगे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ जो कि आप लोग का बुलाने का मकसद था कि हाईलैंड हॉस्पिटल की तरफ से और संग्राम फाउंडेशन जो हमारा जो फाउंडेशन उसकी तरफ से हम चाह रहे हैं कि साल में 1-2 कैंप हम करें आप लोग के लिए। उस कैंप में क्योंकि आप लोग का इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि समाज में जो अच्छे मैसेजेस जो बाहर जाने हैं, लोगों को जागृत करना इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उस कैंप में हम न्यूरो के जो हमारे हॉस्पिटल के परिप्रेक्ष्य में न्यूरो के कैंप हो गए, गायनेक के कैंप हो गए, ऑर्थो के कैंप हो गए और कुछ फ्री मेडिसिन का वितरण हो गया। इस तरह का हम कैंप करना चाहते हैं। तो जो मार्च में हम 28 फरवरी के आने के बाद में एक डेट डिसाइड करेंगे और उस डेट पे हम टीएमसी में या तो अदरवाइज़ हमारा ये डिसाइड हुआ कि हाईलैंड हॉस्पिटल में ही हम करेंगे। और आप लोगों के लिए हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे हम सुविधा देना चाहते हैं कि आप कभी भी इस हॉस्पिटल में आएँ, तो आपको मदद मिले। और बाकी अभियान के बारे में आपको पूरा दीपक भाई आपको बताएँगे इसके बारे में। पूरा तो बता दिए, अभी क्या है? नहीं, नहीं, 1 मिनट। जय हिंद। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि जय हिंद अभियान पिछले 8 वर्षों से चल रहा है। तो 8 वर्षों से चलने का एक कारण ये भी है कि कहीं न कहीं हम सरकार तक अपनी बात पहुँचाने में असफल हैं। बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, हमने जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तक जहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, लगभग सबके घरों तक भी हम पहुँचे। राजगुरु जी के नाती हमारे साथ में हैं। सावरकर जी की पोती आप लोग भी सब जानते हैं वीर सावरकर जी को, लेकिन सावरकर जी की सगी नाती यहीं थाने में रहती है और मुझे लगता है 95% लोगों को नहीं पता। डायरेक्ट ब्लड है उनकी और यहीं पे रहती है, हमारे अभियान में वो जुड़ी हैं। ऐसे ही इनके परिवार के जो अभी के वंशज हैं, शहीद भगत सिंह के भतीजे हैं किरणजीत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई के जो वंशज हैं वो अरुण झांसी वाले, वो नागपुर से हैं। शहीद मंगल पांडे के हैं, सुखदेव के हैं, तात्या टोपे जी के हैं, फिर उसके बाद चाफेकर बंधु के हैं। इन लोगों को हम लोगों ने भुला दिया है। एक निश्चित समय तक जब उस समय ये गहमा-गहमी चालू थी या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चालू था, 1947 के बाद जब सत्ता हमारे लोगों के हाथों में आई, तो कहीं न कहीं इन लोगों को दरकिनार कर दिया गया। गरम दल और नरम दल 2 लोगों ने लड़ा था और नरम दल का योगदान तो था ही नो डाउट, लेकिन गरम दल के डर के बिना अंग्रेज यहाँ से नहीं भागते।
सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज 50,000 से ऊपर की थी और उन्होंने जब भगाया अंग्रेजों को, तो कई कारण थे उस समय। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम भी थोड़ा नकारात्मक था अंग्रेजों के लिए, प्लस हमारे क्रांतिकारियों ने मारना शुरू कर दिया था अंग्रेजों को, और गांधी जी की अपनी भूमिका तो थी ही। इन सभी कारणों को मिला करके अंग्रेज यहाँ से भागे हैं, लेकिन गरम दल को पूरी तरह से नकार दिया गया। कोई और सरकार होती, या मैं ये इनका ही उस समय ऐसा परिस्थिति रहा होता, तो एक सम्मेलन बिठा के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को ससम्मान शहीद का दर्जा दे देना था। आज हम देखते हैं कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, इन लोगों को भारत रत्न अपनी पार्टियां अपने पार्टी के लोगों को अक्सर दे दिया करती हैं। क्या कारण है कि भगत सिंह को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया? क्या वो भारत रत्न के लायक नहीं है? चंद्रशेखर आजाद जी भारत रत्न के लायक नहीं है? क्या राजगुरु जी इस लायक नहीं है? ये सब लायक है, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन आ रही तो राजनीतिक अड़चन होगी। और ऐसा भी नहीं कि प्रशासन चाह नहीं रही होगी देना, प्रशासन देना भी चाह रही होगी, तो शायद हमारी बातें वहां तक नहीं पहुंच रही हैं। तो वो बातें पहुंचाने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। हम लोग हर जगह पे, मतलब अभी प्रयागराज में भी पत्रकार सम्मेलन होगा, जंतर मंतर पे भी हमने किया। हर बार प्रयास करते हैं कि शांतिपूर्वक सरकार तक ये बात पहुंच जाए। आप लोग भी जानते हैं कि हर सरकार आती है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वो लोग योजनाएं चालू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे उज्ज्वला योजना या इंदिरा आवास योजना, अटल पेंशन योजना, एक भी योजना राजगुरु जी के नाम पे क्यों नहीं है? कर सकते हैं ना हम। योजना बनाना या उनके नाम पे स्टेडियम बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना, बस अड्डे बनाना, हवाई अड्डे बनाना, सब कुछ तो है। बहुत सारे चांसेस, इतने नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। हम NH-44 टाइप का कुछ तो प्रोनाउंस कर देते हैं। शहीद राजगुरु राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों नहीं कर सकते? कम से कम वो 100 किलोमीटर के राजमार्ग पे जब परिवार चलेंगे तो बच्चे कभी ना कभी तो पूछ लेंगे ना, ये राजगुरु कौन थे? अच्छा, ये 2-3 नाम मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ कि फ़ैमिलियर हैं। हमारे पास ऐसे 1000 से ज़्यादा नाम हैं। बाजी राउत, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनसे आज के लोग तो परिचित ही नहीं है। तो वो भी हमारा एक प्रयास है कि लोगों तक पहुँचे। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कमांडर इन चीफ थे, निर्विरोध, और जब तक जीवित रहे तब तक थे। एकमात्र वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जो 6 वर्ष तक निरंतर सशस्त्र क्रांति करते रहे और कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उनकी पुण्यतिथि 27 फरवरी को अल्फ्रेड पार्क, जो अब आज़ाद पार्क है इलाहाबाद में, मनाई जाती है। मैं एक छोटी सी जानकारी साझा करूंगा कि जिस समय ये मुठभेड़ हो रही थी अंग्रेजों से, इनके 80 पुलिस वालों ने उन्हें घेरा हुआ था, जिसको लीड कर रहे थे नॉट बाबर। उस समय के अंग्रेज के वहां के अधीक्षक थे नॉट बाबर, वो लीड कर रहे थे। उन्होंने अपने संस्मरण में बताया है कि हम 80 लोग उस अकेले चंद्रशेखर आजाद जी से 32 मिनट तक लड़ते रहे। ये 80 सशस्त्र निहत्थे नहीं थे, और आजाद जी के पास उनकी अपनी एक माउजर पिस्टल, एक पिस्टल के दम पे चंद्रशेखर आजाद 80 पुलिस वालों से 32 मिनट तक लड़ते हैं। सर, आप समझ सकते हैं जीवटता क्या होती है, साहस क्या होता है। और ऐसे समय पे उनका मानसिक स्तर भी बहुत अच्छा था। बाद में ये सब घटना जब घट गई, तो अंग्रेजों ने ये देखना चाहा कि आजाद जी की अंत समय में मानसिक स्थिति कैसी थी। तो अंग्रेजों ने जो गोलियां चलाई थी, वो 15-15, 20-20 फुट के ऊपर उसके निशान मिल रहे थे, लेकिन आजाद जी के चलाए हुए बुलेट एक भी 6 फीट के ऊपर नहीं थे। जितने भी वहां पेड़ थे, पेड़ों के पीछे छुपे रहते थे अंग्रेज, तो आजाद जी जब उनको शूट करते थे तो 6 फीट के ऊपर एक भी गोली नहीं गई थी। मतलब 80 लोग फायर कर रहे हैं, फिर भी इस आदमी का मानसिक संतुलन एकदम चुस्त और दुरुस्त है। 6-7 गोलियां उनको लग चुकी थी। अंत में उन्होंने पहले ही प्रण लिया था कि अंग्रेजों के हाथों नहीं मरना है, तो उन्होंने स्वयं को मार लिया। अब आज चंद्रशेखर आजाद के वंशज में से कोई नहीं है। उनकी डायरेक्ट पीढ़ी, अविवाहित थे वो, भाई थे उनके, लेकिन सब काल के ग्रास में समा गए। वो अंतिम थे अपने परिवार से। आज अगर वे होते, उनकी पीढ़ी होती, तो उनके बच्चे, नाती पोते उनके लिए पिंडदान करते, अपने जो पूर्वजों को मुक्ति मिले उसके लिए कुछ ना कुछ तो करते। तो वो नहीं है, तो ये फर्ज कहीं ना कहीं हमारा आपका बन जाता है कि इस देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी, तो हम उनके बच्चे नाती पोते ही हुए। तो ये हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हमारी टीम ने ये निर्णय लिया है कि हर कोई इस बार कुंभ में स्नान करने जा रहा है अपने अपने पापों को धोने के लिए। संभवतः 90% तो यही कारण है, बाकी 10% सैर सपाटा होगा तो वो मैं नहीं जानता, या भक्ति होगी। लेकिन हम लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हम सब स्नान करेंगे और गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे कि जो भी इसका पुण्य होता होगा वो आजाद जी को समर्पित करेंगे, कि उनकी आत्मा जहां भी रहे, चुस्त रहे, सुखी रहे, और हम लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ती रहे। बस यही बात है। सर, गए 10 साल से ज़्यादा हुआ करम दल की सरकार
केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो आपकी जो लड़ाई है इनको शहीद करा जाने ये सरकार भी काम नहीं आ रही है सरकार भी क्या आपकी डिमांड वहाँ नहीं, हमें ऐसा लग रहा है ना सर कि हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे। सबसे बड़ा कारण है चूँकि हमारा पास कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है कि संसद में या विधानसभा में हमारी आवाज़ को कोई उठाए। अभी हम लोग इतने सशक्त तरीके से अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग सहयोग करेंगे तो बात वहाँ तक जाएगी और जाएगी तो ये सब करने में किसी सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सरकार से आप अपने अपील करेंगे क्या है लेटरबाजी किया है लेटरबाजी पिछले 6 सालों से चल रहा है सर निरंतर। मुख्यमंत्री कार्यालय जितने भी देश के मुख्यमंत्री कार्यालय हैं, सब तक हमारे मांग पत्र जा चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में 3-4 बार हमने भेजा है, संस्कृति मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में, हर जगह हमने भेजा है। नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि भारत रत्न देना या योजनाओं में नाम डालना या शहीद का दर्जा देना ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो राज्य सरकार इसमें किसी योद्धा को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा नहीं दे सकती, ऐसा मुझे लगता है। अब सिफ़ारिश संभवतः उन्होंने किया हो, हम तब से मिल नहीं पाए हैं तो शायद। हाँ, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं शिंदे साहब से कि जो सांसद मस्के साहब हैं और कुछ लोग हैं, उनसे बातें संसद में उठाई जाएँ। ये निवेदन तो हम कर रहे हैं उनसे और वो करेंगे भी।